गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम बेस। आज मैं आपके लिए संघ एवं इसका क्षेत्र का कंप्लीट चैप्टर लाई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था और आज मैं आपके सामने ये कंप्लीट चैप्टर लाई हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से इसकी समझ आ सके। यहाँ पर संघ एवं इसके क्षेत्र के ये 5 टॉपिक बताए गए हैं। सबसे पहला है राज्यों का संघ, दूसरा है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति और तीसरा है देशी रियासतें, चौथा है राज्यों का संघ और पांचवा है संवैधानिक प्रावधान। यहाँ पर राज्यों का संघ क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। जो राज्यों का संघ है, जो हमारा संविधान है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। संविधान को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है फेडरल, दूसरा होता है यूनियन। जो फेडरल होता है उसके अंदर क्या आता है, उसमें आता है कि जो भी देश है वो एक समझौते का परिणाम है और उसके जो राज्य हैं वो देश को छोड़कर नहीं जा सकता। एग्जाम्पल फॉर अमेरिका। लेकिन भारत एक यूनियन है क्योंकि भारत और राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है और कोई भी राज्य भारत को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए राज्यों का संघ इसे कहा गया है। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। भारत एक राज्यों का संघ है कैसे? भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्यों और उसके क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अगर आपके पास एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत का जो संविधान है राज्यों और उसके क्षेत्र के बारे में कौन से भाग के अंदर बात करता है, तो आप बताएंगे भाग 1। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत का संविधान राज्यों और उसके क्षेत्र के बारे में कौन सी अनुच्छेद में बात करता है, तो आप बताएंगे 1 से 4 तक। उसके बाद देखते हैं भारत का संविधान इंडिया को भारत घोषित करता है और संविधान में इसे राज्यों का संघ घोषित किया गया है, न कि राज्यों की संघीय व्यवस्था। भारत की संविधान सभा में देश के नाम को लेकर कोई पहले एकरूपता नहीं होती थी। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे तो उसको भारत बोल सकता था और कोई भी व्यक्ति चाहे तो देश को इंडिया बोल सकता था। तो यहाँ पर क्या था कि कुछ सदस्यों ने इस परंपरागत नाम भारत का सुझाव दिया था और कुछ ने कहा था कि इसका जो आधुनिक नाम है वो इंडिया रखा जाएगा। इसलिए संविधान सभा ने इन दोनों के ही मिश्रण को अपना लिया। तो आज आप देखते होंगे कि भारत को भारत भी बोलते हैं और इंडिया भी कह देते हैं। दूसरी ओर भारत देश को एक संघ घोषित किया गया है, जिसके 2 कारण हैं। अभी जो मैंने आपको बताए थे कि भारत की जो व्यवस्था है वो अमेरिका की तरह किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब भारत और राज्यों के बीच किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं हुआ है। और दूसरा है कि राज्यों को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य देश को छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, ये यहाँ पर क्यों कहा गया है? जो अमेरिका के राज्य हैं वो पहले छोटे छोटे देश हुआ करते थे। फिर क्या होता था कि कोई भी बाहर से देश आता था वो अमेरिका के इन छोटे छोटे देश को लूट कर ले जाता था। तो ये सभी जो देश हैं वो अमेरिका के पास गए और सभी ने बोला कि आप हमें अपने में मिला लीजिए। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, मैं आपको अपने अंदर सम्मिलित कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप लोग मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके ऊपर कैसी भी सिचुएशन हो। उन देशों ने कहा ठीक है, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो आप भी हमें अपने से अलग नहीं करोगे। फिर इनके बीच ये एग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता हुआ था। टाइम से लेके जो अमेरिका की जो राज्य हैं वो उनके अंदर मतलब सम्मिलित हो गए और आज वो कहलाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो है राज्यों का संघ। अब बात करते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति क्या होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि संसद की शक्ति क्या होती है। देखो, सन 2000 से पहले भारत में बहुत सारे राज्य हुआ करते थे। जैसे मान लो कि भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य होता था, उसमें से संसद ने 2000 में उत्तर प्रदेश से एक हिस्सा अलग करके उसका बना दिया उत्तराखंड। ऐसे ही मध्य प्रदेश से एक हिस्से को निकाल कर बना दिया छत्तीसगढ़। बिहार से एक हिस्से को अलग करके बना दिया झारखंड। इसी तरह 2014 में आंध्र प्रदेश से एक हिस्से को निकाल कर बना दिया तेलंगाना राज्य। जो इस तरह के राज्य बने हैं, ये सभी राज्य बनाने की जो भी शक्ति है वो होती है संसद के पास। तो हम इसी टॉपिक में ये जानेंगे कि जो संसद है वो ऐसा क्यों करती है। इनमें जो मेनली है हमें यही पढ़ना है। देखो, जो राज्य की संसद है इसके पास कुछ होते हैं प्राधिकार। सबसे पहला है
कि वो एक राज्य से किसी एक क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बना सकती। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे उत्तर प्रदेश से एक हिस्से को अलग करके उन्होंने बनाया उत्तराखंड। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि वो किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, वो किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है, वो किसी राज्य की सीमा को बदल भी सकती है और उनके नाम को भी बदल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। हालांकि भारत का संविधान इस संदर्भ में 2 शर्तें बताता है। क्या बताता है? कि जो भी विधेयक संसद में लाया जाएगा वो राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाएगा। राष्ट्रपति इस बिल पर अनुमति देने से पहले एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उन राज्यों की राय भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हरियाणा है, हरियाणा में से कोई भी एक हिस्से को अलग करके नया राज्य बनाना है, तो जो संसद के अंदर जो भी ये बिल लाया जाएगा, सबसे पहले तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाएगा। दूसरा, जब भी राष्ट्रपति इसके ऊपर डिसीजन देंगे तो सबसे पहले उन राज्यों की राय जानेंगे, जैसे हरियाणा की राय जानेंगे कि आपका क्या विचार है। लेकिन संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्य विधानमंडल की बात को मानने के लिए बाध्य हैं। वो उसे स्वीकार भी कर सकते हैं और वो उसे खारिज भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उसे स्वीकार भी कर सकते हैं और उसे खारिज भी कर सकते हैं। अंत यहाँ स्पष्ट है कि जो संविधान है वो संसद को यह शक्ति देता है कि वे राज्यों के ही बिना अनुमति के उन राज्यों के नाम बदल सकती है, उन सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनको नए राज्य बना सकती है। दूसरे शब्दों में भारत की संसद बिना राज्यों की अनुमति के भारत के राजनीतिक मानचित्र में वो चेंज कर सकती है। भारत के संविधान में राज्यों की रक्षा की कोई भी गारंटी नहीं दी गई है। इसलिए भारत के बारे में सही कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, क्योंकि जो राज्य हैं वो भारत का विनाश नहीं कर सकते, लेकिन जो भारत है वो राज्यों का विनाश कर सकती है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका के लिए अपोजिट हो जाता है कि वो ना ही अमेरिका का विनाश कर सकते हैं और जो अमेरिका है ना ही वो राज्यों का विनाश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, एक समझौता हुआ है। इसके बाद जानते हैं कि देशी रियासतों का एकीकरण क्या होता है। देखो, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उससे पहले भारत जो था वो पूरी तरह अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। ऐसे कुछ क्षेत्र थे, भारत के कुछ ऐसे हिस्से थे जो अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, और जो क्षेत्र अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे उन्हें बोलते थे देशी रियासत, जहाँ पर राजाओं का शासन चलता था। इसलिए हमारा थर्ड पॉइंट है देशी रियासतों का एकीकरण। देखो, स्वतंत्रता के समय भारत में 4 तरह की राजनीतिक इकाइयाँ थी। तो अब देखते हैं कि जो 4 तरह की राजनीतिक इकाइयाँ थी वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले है देशी रियासतें, दूसरा है ब्रिटेन, और तीसरा है फ्रांस, चौथा है पुर्तगाल। जो हमारी देशी रियासतें थी उसके अंदर आते थे ये 552 राजा। उसके बाद है हमारा ये ब्रिटेन के अंदर वैसे ये 15 राजनीतिक इकाइयाँ थी। कितनी आती थी ब्रिटेन के अंदर? आती थी 15 इकाइयाँ। अब इसमें से कुछ थे गवर्नर के प्रांत और कुछ थे कमिश्नर के प्रांत। जो गवर्नर के प्रांत थे वो थे 11, जो कमिश्नर के प्रांत थे वो थे 4। अब देखते हैं जो गवर्नर के प्रांत थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले आता है बंगाल, फिर आता है असम, फिर उसके बाद उड़ीसा, बिहार, मद्रास, बॉम्बे। देखो जी, यहाँ पे ये बंगाल है, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा था इंडिया का और एक हिस्सा था जो पाकिस्तान का। इंडिया का था वेस्ट बंगाल और पाकिस्तान का था ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो बंगाल था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जो इंडिया के हिस्से में आता था वो आता था वेस्ट बंगाल, जो पाकिस्तान के हिस्से में आता था वो था ईस्ट बंगाल। इसके बाद आता है हमारा बॉम्बे, फिर आता है यूनाइटेड प्रोविंस, फिर सेंट्रल प्रोविंस, उसके बाद है पंजाब। और यहाँ पर जो पंजाब है वो भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जो पंजाब है वो भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जो इंडिया के हिस्से में आता था वो ईस्ट पंजाब, और जो पाकिस्तान के हिस्से में आता था वो था वेस्ट पंजाब। ये दोनों अपोजिट में है। जो बंगाल है, जो इंडिया के हिस्से में आता था वो था वेस्ट बंगाल, लेकिन जो पंजाब है वो आता था ईस्ट पंजाब। उसके बाद है सिंध, फिर है उत्तर पश्चिमी
सीमांत प्रांत। ये थे हमारे गवर्नर के प्रांत। अब बात करते हैं हम कमिश्नर के प्रांत के। जो कमिश्नर के प्रांत थे वो ये 4 थे। सबसे पहला है दिल्ली, फिर है कुर्ग, फिर है अजमेर मेरवाड़ा, उसके बाद है ब्रिटिश बलूचिस्तान। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के अंदर क्या क्या शामिल थे, फ्रांस के अंदर कौन सी राजनीतिक इकाइयाँ शामिल थी। पहली थी पुडुचेरी, उसके बाद है कराईकल, उसके बाद है यनम, फिर आता है माहे, फिर आता है चंद्रनगर। उसके बाद हमारी थे पुर्तगाल। इसमें कौन सी राजनीतिक इकाइयाँ थी, इसमें 4 आती थी, गोवा, दमन, दादर नागर हवेली और दीव। ये सभी थे। ये सभी कौन थे, ये सभी थे देशी रियासतों का एकीकरण। ये सभी हमारी देशी रियासतों के अंदर आते थे। उसके बाद बात करते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 2 स्वतंत्र देश का निर्माण हुआ था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे 2 देश का निर्माण हुआ था। सबसे पहला है इंडिया, दूसरा है पाकिस्तान। जो देशी रियासत थी उनको दिए गए थे ये 3 विकल्प। क्यों दिए गए थे, क्योंकि देखो जो देशी रियासत थी ना तो वो किसी देश के अंदर शामिल थी। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो भारत के गुलाम नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए देशी रियासतों को ये 3 विकल्प दिए गए थे कि या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या भारत में मिल जाएं, या वो खुद का अपना नया देश बना लें, या वो खुद ही स्वतंत्र बने रहें, क्योंकि वो ऑलरेडी स्वतंत्र ही थे। उनके अंदर किसी का भी शासन नहीं होता था, उनकी खुद की राजनीतिक इकाइयाँ थी उस टाइम पे। इसके बाद आता है हमारा कि जो 552 देशी रियासत थी, जो 552 देशी रियासत थी मोस्टली भारत के अंदर वो शामिल हो गई थी। लेकिन उसमें से कुछ ऐसी देशी रियासत थी जिन्होंने भारत के अंदर सम्मिलित होने से मना कर दिया था। एग्जाम्पल की हैदराबाद, एग्जाम्पल की जूनागढ़, जैसे कश्मीर। यहाँ पर देखते हैं कि जो ये 3 रियासत थी इन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। हालांकि समय के साथ ये भी मतलब भारत के अंदर ये सम्मिलित हो गई थी, शामिल हो गई थी। जो हैदराबाद है वो हुई थी पुलिस कार्रवाई के द्वारा। उसके बाद जो हमारे जूनागढ़ थे उनको किया गया था जनमत संग्रहण के द्वारा। फिर जो हमारे कश्मीर था उसको विलय पत्र पर साइन वगैरह करवाने के बाद भारत में शामिल किया गया था। तो इस तरह जो ये देशी रियासत थी इनको भारत के अंदर मिलाया गया था। यहाँ पर हमने जो मतलब राज्यों का संघ है वो पढ़ लिया, जो हमारी संसद की शक्ति है उनको भी हमने पढ़ लिया, और जो हमारी देशी रियासतों का एकीकरण है उनको भी हमने देख लिया कि जो देशी रियासत थी उनको किस तरह भारत के अंदर शामिल करवाया गया था। अब बात करते हैं 4th टॉपिक की, जो है हमारा राज्यों का पुनर्गठन। देखो जो राज्यों का पुनर्गठन है ये क्या था, इसका मतलब है कि जो 1947 के बाद जो राज्य बने थे वो कैसे कैसे बने थे, अब इसके अंदर ये बताया गया है। 1950 में भारत के संविधान पर ये 4 स्तरीय वर्गीकरण किया गया था, जो कि भाग A, B, C, D के अंदर मतलब इनको डिवाइड किया गया था। और इनकी संख्या कुल कितनी थी, 29 संख्या थी इनकी। भाग A के अंदर क्या था, भाग A के अंदर आते थे 9 राज्यपाल, भाग B के अंदर आते थे 9 देशी रियासतें, भाग C के अंदर आते थे 10 कमिश्नर के प्रांत और कुछ आती थी यहाँ पे देशी रियासतें, और जो भाग D था उसके अंदर आता था एकमात्र अंडमान निकोबार। ये जो भारत में जो भी देशी रियासतों का एकीकरण हुआ था वो संविधान में केवल एक अस्थायी व्यवस्था थी। वो एक अस्थायी व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि एक बार भारत आज़ाद हुआ था और भारत के अंदर बहुत सारी उथल पुथल हो चुकी थी। भारत के अंदर बहुत सारे जो देश हैं मतलब जो लोग हैं वो आपस में बढ़ चुके थे, कोई पाकिस्तान जा रहा था, कोई इंडिया जा रहा था, और इसीलिए भारत को एक स्टेबल बनाने के लिए भारत में अस्थायी व्यवस्था लाई गई थी जो देशी रियासतों का, जिसमें मतलब एकीकरण हुआ था। उसके बाद भारत के विभिन्न हिस्सों से ये मांग उठने लगी थी कि मतलब कहाँ से, खास करके दक्षिण भारत से, कि जो राज्यों का निर्माण होगा वो भाषा के आधार पर होगा। इसी के अनुसार भारत की सरकार ने 1948 में एक एसके धर आयोग बनाया था, और इस आयोग ने साफ साफ ये मना कर दिया था कि जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं बल्कि वो प्रशासन के आधार पर होना चाहिए।
इससे एक नया विवाद पैदा हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग मिलकर बोल रहे हैं कि भाई जो हमारा जो राज्यों का निर्माण है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं हिंदी बोलती हूँ, तो मैंने ये विवाद खड़ा किया कि जो राज्यों का निर्माण होगा वो सिर्फ भाषा के आधार पर होना चाहिए, जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं हिंदी बोलती हूँ तो मेरे आसपास के लोग भी हिंदी ही बोलें। इसलिए भारत सरकार ने एक एसके धर आयोग बनाया था 1948 में, जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि जो राज्य का निर्माण है वो भाषा के आधार पर नहीं, वो होगा प्रशासन के आधार पर। इसीलिए भारत के अंदर ये विवाद पैदा हो गया और जिस विवाद को देखते हुए एक नई समिति बनाई गई थी जिसका नाम था जेवीपी। और इस समिति के अंदर आते थे 3 लोग। सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरा है पट्टाभी सिद्धारमैया। और इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को खारिज कर दिया। इन्होंने भी मना कर दिया कि नई भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाएंगे। इन्होंने कुछ सोच समझ कर फैसला लिया था, क्योंकि देखो भारत देश बहुत बड़ा है, भारत के अंदर अलग अलग तरह के विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। मतलब ये सोचने वाली बात उस टाइम थी कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करेंगे तो ना जाने हमें कितने राज्यों का निर्माण करना पड़ेगा। अगर हमने एक भाषा के आधार पर राज्य बना दिया तो जितने भी लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं फिर वो भी कहेंगे कि नहीं, हमारा भी एक अलग राज्य बनाया जाए। इसलिए उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया था। और अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना दिया। अब आप कहोगे जेवीपी समिति है और जो 1948 में एसके धर आयोग बनाया था, उन्होंने जब भाषा के आधार पर राज्य बनाने से इनकार कर दिया, सो यहाँ पर राज्य कैसे बन गया? ये इसलिए बना क्योंकि 56 दिन की भूख हड़ताल के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। वो इसलिए ही हुई थी कि वो सभी लोग बोल रहे थे कि जो राज्य का निर्माण है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन जो समिति है वो भाषा के आधार पर नहीं निर्माण कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल रखी थी। भूख हड़ताल के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया था। मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी जिनको संभालना बहुत मुश्किल था। इसी करके जो मतलब ये समिति थी, इन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, जो राज्य का निर्माण है वो भाषा के आधार पर ही कर दिया जाए, नहीं तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जो हमसे संभाली ही नहीं जाएगी। इसलिए क्या किया कि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनाया था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र राज्य था जिसका। और जो मद्रास के एक तेलुगी भाषा वाले क्षेत्र को अलग करके बनाया गया था और उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी कुर्नूल। इसके बाद है कि सरकार ने ये कदम, अभी जो मैंने आपको बताया, इसलिए उठाया था क्योंकि 56 दिन की भूख हड़ताल के कारण एक व्यक्ति पोटी श्री रामालू की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है आंध्र राज्य के बनाने के बाद अन्य राजाओं ने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। अभी जो मैंने आपको बताया कि वो जो समिति थी वो इसलिए ही राज्यों का निर्माण नहीं कर रही थी कि अगर एक भाषा के आधार पर राज्य बनाया तो सभी राज्य बोलेंगे कि हमारा राज्य भी भाषा के आधार पर बनाया जाए। सो यहाँ पर सभी राजाओं, मतलब जो सभी राज्य हैं वहाँ से जो राज्य मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी, और जिसके दबाव में आकर भारत सरकार ने एक 3 सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इसमें थे ये 3 सदस्य। सबसे पहले थे सैयद फैजल अली, दूसरे थे KM पानीकर और तीसरे थे हृदयनाथ किंजरू। इन्होंने मतलब जो ये आयोग बनाया था, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इन्होंने सोचा होगा कि अगर एक व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण इतना बड़ा भूकंप मच सकता है, इतनी बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे जो भाषा के आधार पर राज्य ना बनने की वजह से हड़ताल करेंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। आयोग था, इन्होंने भाषा के आधार पर जो राज्य बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया। भाषा के आधार पर जो राज्य बने थे, कौन कौन से राज्य बने थे, सो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। समिति ने, इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को स्वीकार किया था। इसके बाद जो राज्य बने थे भाषा के आधार पर, अगर आपको वो नोट करने हो तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, मैं अभी आपको समझा रही हूँ। देखो, 1 नवंबर
1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था? 1956 में जैसे मान लो कि यहाँ पर 14 राज्य थे और यहाँ पे थे 6 केंद्र शासित प्रदेश। 1 नवंबर 1956 में स्टेट और यहाँ थे 6 केंद्र शासित प्रदेश जो पहले ही थे। उसके बाद कौन कौन से राज्य बने मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो 14 स्टेट थे वो कौन कौन से थे। देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे ये थे स्टेट और ये थे यूनाइटेड, ठीक है। जो स्टेट थे सबसे पहला था असम, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है बंगाल, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है मद्रास, फिर आता है केरला, उसके बाद है कर्नाटका, फिर आता है महाराष्ट्र, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, फिर है मध्य प्रदेश, उसके बाद है पंजाब और फिर है जम्मू कश्मीर। जो यहाँ पर पहले जम्मू कश्मीर था, जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य था, 29 राज्यों में से जम्मू कश्मीर राज्य को सरकार ने 2019 में ख़त्म करके केंद्र शासित प्रदेश मतलब इसको बना दिया था यूनाइटेड स्टेट्स। बाद हमारे 28 राज्य रह गए थे। इसके बाद कौन कौन से राज्य बने हैं अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो 15वां राज्य बना है उसका नाम है गुजरात और ये बना है 1960 में। ये बना था हमारा 1960 में। उसके बाद बना है 16वां नागालैंड बना था हमारा 1963 के अंदर। नागालैंड बना था 1963 के अंदर। 17वां बना था हमारा हरियाणा 1966 के अंदर। कब बना था? 1966 के अंदर। उसके बाद 18वां था हमारा हिमाचल प्रदेश बना था 1971 के अंदर। 19वां हमारा बना था मणिपुर, ये बना था 1972 के अंदर। और 20वां जो राज्य बना था वो था हमारा त्रिपुरा, ये राज्य हमारा बना था 1972 के अंदर। 21वां राज्य था मेघालय, ये भी हमारा 1972 में बना था। उसके बाद बना था सिक्किम राज्य, ये बना था 1975 में। उसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश बना था, ये बना था हमारा 87 के अंदर। गोवा बना था, ये भी 1987 में बना था। मिज़ोरम बना था इसके बाद, ये भी 1987 में बना था। फिर था हमारा छत्तीसगढ़, ये 2000 के अंदर बना था। फिर था फिर था उत्तरांचल, ये भी 2000 में बना था। फिर था झारखंड, ये भी 2000 में बना था। और लास्ट था हमारा ये तेलंगाना, 2014 के अंदर इसको बनाया गया था। और अब बात करते हैं हमारे यूनाइटेड स्टेट की, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे। सबसे पहला आता हमारा अंडमान निकोबार, सेकंड था हमारा लक्षद्वीप और थर्ड था हमारा पुडुचेरी। फोर्थ आता है हमारा दमन दीव दादर नागर हवेली। यहाँ पर समझने वाली बात है, जो पहले मैंने आपको ये समझाए थे, मतलब जो देशी रियासत थी इसके अंदर जो दादर नागर हवेली है, दमन दीव, ये तीनों अलग अलग थे। जो अलग अलग राजनीतिक इकाइयाँ थी ये किसके अंदर आती थी? ये आती थी पुर्तगाली के अंदर। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, मतलब जब भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए थे, तो उस समय में जो ये केंद्र शासित प्रदेश थे ये शामिल थे। तो इनको एक साथ ही कर लिया था। जो दमन है, जो दीव है और जो दादर नगर हवेली है, इन तीनों को एक ही कर दिया गया, मतलब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद है चंडीगढ़, फिर है जम्मू कश्मीर और फिर है लद्दाख। तो यहाँ पर हमारे जो राज्य बने थे वो 28 राज्य बने थे और जो केंद्र शासित प्रदेश बने थे वो हमारे 7 बने थे। और जो हमारी एक एनसीटी कैपिटल जो टेरिटरी होती है, राष्ट्रीय राजधानी जो हमारी थी वो थी दिल्ली। यहाँ पर ये मैंने आपको समझाया कि भारत के आज़ाद होने के बाद राज्यों के पुनर्गठन जब हुआ था, भाषा के आधार पर जब राज्य बने थे तो वो कैसे कैसे बने थे। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। और ये साफ साफ क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशंस में कि कौन सा जो स्टेट है वो कौन से ईयर में
बनाया गया था। और ये लाइन वाइज लिखना है। जब जैसे मैंने आपको बताया कि जो गुजरात है वो हमारा था 15वां राज्य, 1960 के अंदर बनाया था। जो हमारा गोवा था वो हमारा 24वां राज्य था, 1987 में बनाया था। जो हमारा उत्तरांचल था वो हमारा 27वां राज्य था, 2000 में बनाया था। ऐसे करके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा उत्तरांचल राज्य बनाया था वो कौन से सन में बनाया गया था और कौन से राज्य के बाद उसको बनाया था। तो हम बोल सकते हैं जो मिजोरम राज्य था जो 1987 में बना था, उसके बाद जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य था जो 2000 में बना था, उसके बाद हमारा उत्तरांचल राज्य बनाया था जो कि 27वें नंबर पर आता है और 2000 के अंदर बनाया गया था। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है संवैधानिक प्रावधान। इसका मतलब है कि जो भारत के संविधान में राज्यों के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है भाग ए के अंदर और अनुच्छेद 1 से 4 तक। ये मैंने आपको कल भी कहा था कल वाली वीडियो में कि मैं इसके लिए आपके लिए अलग वीडियो लेकर आऊँगी जिसके अंदर मैं आपको सभी आर्टिकल्स और मैं जो भी भाग्स हैं, जो भी आपके पार्ट्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके उस डाउट को ज़रूर पूरा करूँगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।